क्या हमें अपने बच्चे को मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहिए या सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाना चाहिए तो इसकी क्या फीस रहती है, इसमें क्या रूटीन फॉलो होता है, और ये स्कूल हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर करता है, और ये स्कूल हमारे बच्चे का भविष्य कैसे निर्धारित करता है एक प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग। ये तमाम क्वेश्चन हैं आपके मन में, उनका आज हम सवाल जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप राजौरिया SCF ऑफिसर एकेडमी से। आज बात करना चाहते हैं सचिन तोमर सर से। सर आप पहले हमें ये बताओगे सचिन, आपका पहले इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। हमारे तमाम जो दर्शक हैं, पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, उनसे पहले हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम सचिन सिंह तोमर है। मैं बेसिकली पोरसा से बिलोंग करता हूँ। बड़ी कौंथर मेरा गांव है और मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल का पास आउट हूँ 2012-2019 बैच का। मैंने 7 साल उधर पे पूरी 12th कंप्लीट की है, 12th क्लास से RMS चैल की। आप हमें ये बताइए कि वो स्कूल लोगों का सपना होता है अपने बच्चे को वहाँ पर डालना, तो उस स्कूल में आप पहली बार गए तो आपको कैसा लगा? सर जब पहली बार गए थे स्टार्टिंग में, तो मैं पहले हॉस्टल में रह चुका हूँ, तो एक्सपीरियंस था हॉस्टल में रहने का, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब नए गए उधर पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ देखने को मिली वहाँ पे। जैसे वहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड वगैरह था, जो कि बाहर बेसिकली कम मिलता है स्कूलों में। खेलने के वहाँ पे जो हमें प्रोवाइड किया जाता है उधर पे खेलने के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह, वो उधर पे ज़्यादा थी। वहाँ पे हर एक स्पोर्ट का एक पर्टिकुलर ग्राउंड होता है, एक कोर्ट होता है उधर पे। तो मेरे को सबसे अच्छा वो लगा था उधर पे। बाकी उधर पे बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग स्टेट से अलग अलग बच्चे आए थे, और अलग अलग सीनियर्स थे हमारे अलग अलग स्टेट से, और टीचर्स भी अलग अलग जगह के थे। तो उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उधर से। तो नए एक्सपीरियंस थे। तो सर ये बताइए हमें कि वहाँ पर आपने पढ़ाई की, आप 6th क्लास से आपने एडमिशन लिया, फिर वहाँ पर कंप्लीट पढ़ाई की, तो हमें प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा देखा जाए तो वो स्कूल क्यों बेहतर है? प्राइवेट स्कूल में आप लोग जाओगे जैसे, तो वहाँ पे देखा होगा आपने 8 से लेके 12 या 1 तक जो है आपको वो बताएंगे, अपने अंडर रखेंगे। लेकिन मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं है। वहाँ पे 24 आवर्स के लिए आप टीचर्स की नज़रों में और अपने सीनियर्स की नज़रों में, प्लस आप क्लासमेट्स के साथ उधर पे जो जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हो या फिर जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हो, वो आपके भाई की तरह आपके साथ रहेंगे और आपको हमेशा मोटिवेट वगैरह करते रहेंगे, और आपको जो मेन है ना उसकी तरह डायरेक्शन देते रहेंगे। अगर आप कहीं गलत रास्ते पे भी जाते हो तो वो आपके अच्छे भाई की तरह साथ देते हैं आपका। प्लस वहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ है, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह जो कि ऑलराउंड डेवलपमेंट या ऑलराउंड पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए काम आती है। जैसे डिबेट्स हो गए, लेक्चरेट्स वगैरह हो गए, ये आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम हर एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस दिया जाता है उधर पे, किसी को भी छोड़ते नहीं है। लेकिन बाहर के स्कूल में अगर आप देखोगे तो जो मेन कभी अगर ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज भी होते हैं तो 1-2 लड़कों को या बच्चों को ही चांस मिलती है जो अच्छा पहले से बोल पाते हैं, और जो बाकी लोग हैं जो बच्चे बोल नहीं पाते तो उनका पीछे ही छूट जाता है, उनको कोई नज़र नहीं देता या फिर कोई बताता भी नहीं है, तो वो लोग उस चीज़ में उधर ही रह जाते हैं। बाकी एक स्पोर्ट्स अलग चीज़ है। कहते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स में फिजिकल अपने आप को मेंटेन अच्छा करते हो तो मेंटली आप ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाते हो। जो बोलते हैं बॉडी और माइंड का एक वो होता है रिलेशन, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा कर पाते हैं बच्चे। नहीं, ये तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का मौजूद रहता है, लेकिन लोग इस चीज़ की तरफ नहीं जा पाते हैं। लोग दूध पिला रहे हैं, बच्चों का असर नहीं होता, दिखता नहीं है। वो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनका फिजिकली कहीं ना कहीं एक्सरसाइज नहीं होती, और जिस चीज़ की हम एक्सरसाइज नहीं करते वो चीज़ हमारी बॉडी में डेवलप नहीं हो पाती। चलिए, ये क्वेश्चन तो अच्छा रहा सचिन जी, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में और भी चल रहा है। जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमें तो अपना बच्चा डॉक्टर बनाना है, नीट करानी है, हमें तो अपना बच्चा IIT कराना है, तो हम क्यों भेजें यहाँ पर? तो ऐसा कुछ बाउंडेशन है कि यहाँ पर कोई बच्चा जाएगा तो वो सेना में ही जाएगा, ऐसा कुछ बाउंडेशन रहता है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जब 11th और 12th क्लास में आते हैं तो थोड़ा सा फोकस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे डिफेंस के एग्जाम से उनकी तरफ फोकस कर दिया जाता है। बाकी वो अगर देखा जाए, अगर आपको नीट करनी है या JEE IIT वगैरह की प्रिपरेशन करनी है, तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, वो आपको उधर हेल्प करती है। कोई अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे कोई फोर्स नहीं करता कि आपको इसी में फोर्सेस में जाना है या नहीं। बाकी मेरे क्लास वालों, मेरे जो साथ वाले लड़के हैं, कुछ लड़कों ने नीट भी निकाला है, वो अभी ज्वाइन करने वाले हैं कॉलेजेस वगैरह, और कुछ लोग IIT वगैरह के लिए भी गए हैं, मेरे सीनियर्स गए हैं, ज्वाइन किया हुआ उन लोगों ने।
तो मतलब तो वहाँ से आईआईटी भी जा सकते हैं, नीट भी जा सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सेना में ही जाओ। लेकिन आपका जो हुलिया होता है वो ऐसा लगता है जैसे सेना में जाने वाले हो, क्योंकि वो फिजिकली इस तरीके से रखते हैं, क्योंकि सेना का स्कूल है तो थोड़ा सा सेना का असर उसमें दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको नीट करना था तो वहाँ से नीट नहीं होगी, आपको आईआईटी करना है तो वहाँ से आईआईटी नहीं होगा, आपको सीए करना है तो वहाँ से सीए नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अगर आप बेहतर हो तो फिर आप बेहतर ही रहोगे, चाहे वो कहीं पे भी पढ़ें। लेकिन प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा फिजिकली तैयार करता है, मेंटली तैयार करता है, और हमारा आपको कह सकते हैं ओवरऑल जो पर्सनैलिटी होती है वो भी डेवलप होती है। एक क्वेश्चन मेरे मन में और चल रहा है पेरेंट्स की ओर से, मैं जानना ये चाहूँगा कि आपके साथ के जो सीनियर्स वगैरह हैं वहाँ का जो सक्सेस रेट है बच्चों का क्या रहता है एक प्राइवेट की अपेक्षा। जैसे मान के चलिए एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 में से कितने बच्चे हैं जो सक्सेस हो जाते हैं और कितने बच्चे हैं जो आउटडेटेड हो जाते हैं, यानी कि वो फिर कहीं ना कहीं बेरोजगार की लाइन में खड़े होते हैं। तो ऐसा आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है कि आपके जो वहाँ से जो स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हैं वो कितने लोग सेना में जाते हैं, कितने मतलब मोस्टली क्या सक्सेस रेट है उस स्कूल का? इस सवाल का जवाब मैं अपने जो मेरे बैचमेट्स हैं ना उनके उसके हिसाब से According देना दीजिए। चाहूँगा। हाँ, अकॉर्डिंगली देना चाहूँगा। मेरे बैचमेट्स जो 12th क्लास में स्ट्रेंथ थी मेरे क्लास की वो थी 40 लोग बचे थे हम लोग। तो उन 40 लोगों में से 14 जो 14 लोग हैं ना वो आर्मी उन्होंने या अकेडमी में भी एनडीए वगैरह में या आईएमए में कुछ पास आउट हो चुके हैं। आईएमए से 3 लोग मेरे जो ऑफिसर बन चुके हैं, क्योंकि मैं 2019 बैच का हूँ। ओके। तो वो पास आउट हो चुके हैं और कुछ लोग अभी आईएमए में ट्रेनिंग चल रही है उनकी। और जो बाकी लोग जिनका नहीं हुआ है वो कुछ लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनके चांसेस बचे हुए हैं, क्योंकि अभी एज का उसका 24 साल तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सीरियस तो वो दे रहे हैं। हाँ। और जो बाकी लोग ऐसा नहीं है कि अब इतने अच्छे स्कूल में पढ़े हम लोग, कोई ऑलराउंड डेवलपमेंट वगैरह ये सब किया है उधर पे, प्रॉपर हमें मिला है उधर सीखने को। तो हमारे ऐसा तो नहीं है कि कोई बेरोजगार घूमता हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कुछ लोग कॉर्पोरेट में भी गए उधर पे जिनको बाहर रहना था, और कुछ लोग नीट, हाँ जैसे मैंने बताया था नीट आपको, आईआईटी में भी हाँ, गए। कुछ लोग नीट वगैरह भी उन्होंने मतलब निकाला है। सीधा कुल मिला के देखा जाए तो 40 बच्चों का सक्सेस रेट देखा जाए तो 90 प्लस तो हो ही सकता है वहाँ का। 40 में से अभी तक हम लोग 25 से 30 के आसपास जो लोग हैं वो Success हो अपने चुके हैं। हाँ डायरेक्शन में जो उनको फील्ड में जाना आपका भी मैंने सुना है सर कि आपका एसएससी सीजीएल निकला है, राइट? नहीं, एसएससी सीपीओ हुआ है सर। अच्छा, एसएससी सीपीओ हुआ है, सॉरी, एसएससी सीपीओ हुआ है और आप जॉइन भी करना चाहते हो? जी मैंने वैसे तो मैंने एनडीए का भी दिया था, एनडीए का रिटर्न भी हुआ था मेरा, और एसएसबी रिकमेंड भी हुआ था उधर से इलाहाबाद से। पर मेरा मेडिकल में प्रॉब्लम आ गई जो कि पहले नहीं थी, पर उस टाइम पे उन्होंने बताया तो उस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। और उसके बाद मैंने अभी ये सीपीओ का दिया था, सब इंस्पेक्टर वाला होता है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, तो उसमें मैंने सेलेक्ट हो चुका हूँ। अभी मेडिकल वगैरह में भी इस बार हो चुका हूँ मैं उसमें, बाकी ज्वाइनिंग वगैरह का वेट कर रहा हूँ। तो सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि हमने वहाँ से पढ़ाई की तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है, पेरेंट्स के बच्चे का जो तमाम क्वेश्चंस करते हैं तो उनका फ्यूचर तो एकदम सिक्योर होने वाला। वहाँ की फ़ीस कितनी है? वहाँ पे सिविलियन और आर्मी बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड होता है फीस का स्ट्रक्चर। जो आर्मी वाले हैं उनकी जो ईयरली सैलरी है, जो ट्यूशन फीस है ओनली, वो 4800 है। बाकी उसके अलावा जो पॉकेट मनी होती है, जैसे ड्रेस वगैरह हो गया, बुक्स हो गया, तो इनके लिए आपको खुद से खर्चा करना पड़ता है। तो 10,000 में हो जाता है। जब मैं था तो पॉकेट मनी 10,000 मेरी जमा होती थी। बाकी कुछ लोग का अगर डिमांड ज़्यादा है, कुछ लोग और अच्छे से कपड़े ज़्यादा खरीदने चाहते हैं और पहनने चाहते हैं, तो 15 से 20,000 मैक्सिमम अगर आपका आराम से निकल जाएगा उसमें। आप मुझे ये बताइए ओवरऑल फीस का देखा जाए तो 20,000 अभी वो फीस चल रही है, 24,000, और 20,000 उन्होंने पॉकेट मनी कर दी है इस बार। जैसे मेरे यहाँ से बच्चा सिलेक्टेड हुआ था तो मैंने उसके पेरेंट्स से पूछा था तो उनका टोटल 45,000 फीस गया था, 24,000 गया था फीस और 20,000 गया था पॉकेट मनी। ये सिविलियन बैकग्राउंड का, सिविलियन बैकग्राउंड की ट्यूशन फीस है 24,000, जो कि आर्मी वालों की 4,800 थी। तो काफ़ी फर्क होता है इसमें, कम से कम 20,000 का फर्क है। बिल्कुल, अगर डिफेंस से हैं तो आपका मान के चलिए 24,000 में कंप्लीट हो जाएगा 25,000। हाँ, अगर आप सिविलियन से तो 45,000 में आपका पूरा ईयर कवर होता है। हाँ। और ये यहाँ के लिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसा स्कूल जहाँ खाने पीने की अगर बात की जाए, चलिए मुझे ये भी याद आ गया, वहाँ पे खाने में क्या रहता है, पेरेंट्स को ये भी चिंता होती है हम बच्चों को अच्छा खिलाएंगे, वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो खाने का क्या रहता है? जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था मैंने, तो हमने सोचा था हॉस्टल का खाना थोड़ा वैसे ही अच्छा नहीं मिलता। हाँ, इतना अच्छा नहीं मिलता।
सूखी सी चपाती टाइप की, या फिर हाँ, ठंडा राइट। ठंडा मिलता होगा सब कुछ। बिल्कुल। पर जब हम लोग उधर पे गए तो ऐसा कुछ नहीं था, उधर पे खाने का प्रॉपर ध्यान दिया गया था। उधर पे अच्छे से खाना मिलता है, रोटी वगैरह उधर पे मशीन्स वगैरह लगा रखी हैं, तो गरम गरम खाना भी मिलता है, और रोटी वगैरह ये सब पूरा केयर करके नाश्ता देते में हैं। क्या मिलता है आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में? नाश्ता- कितने बजे नाश्ता मिलता है और क्या मिलता है? नाश्ता हमारा होता था, पीटी वगैरह करके हम लोग आते थे, 7:30 पे टाइम होता था, 7:15 के आसपास फॉलिंग हो जाते थे सभी लोग, और 7:30 से स्टार्ट हो जाता था, तो आधे घंटे का टाइम होता था 8 बजे तक का। नाश्ते में हम लोग को ब्रेड हो गया, जैम हो गया, दलिया होता था, पॉलिश बोलते हैं इसको, अंडा एग वगैरह मिलते थे। और ये कोई हमारे स्कूल में कोई लिमिट नहीं थी कि सिर्फ 1 अंडा मिलेगा या 2 मिलेगा, जितना खाना आपको मंगा लेते थे, एक्स्ट्रा भी मंगा लेते थे। और जो दलिया वगैरह है वो भी एक्स्ट्रा वगैरह, कुछ हॉस्टल्स वगैरह में देखा होगा अगर लिमिट में मिलता है, जैसे कि कोई बच्चा है तो 1 ही अंडा खा सकता है या 2 ब्रेड ले सकता है, लेकिन हमारे उधर पे स्कूल में ऐसा नहीं था, लिमिट नहीं थी कोई, जितना भूख है उस दूध हिसाब से वगैरह मिलता क्या था। कैसे? दूध भी आता है, दूध भी प्रॉपर डेली का मिलता है उधर पे। अनलिमिटेड मिलता है? अनलिमिटेड दूध अगर कोई मिलता है। बच्चा वेजिटेरियन है तो क्या वो अंडा की जगह पे कुछ और मिलता है उसको, कि अंडा ही खाना होता है? हाँ, वेजिटेरियन और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके टेबल्स अलग होते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बिठाया जाता उधर पे, ओके, पूछ लिया जाता है उधर पे, अलग अलग टेबल्स होते हैं, और हर एक टेबल पे एक सीनियर को बिठाया जाता है, जो इसको फट्टा कमांडर बोलते हैं। हाँ। उसको वो उनको देखता है कि कहीं बच्चा कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, या Right, इंश्योर right, करता है right. कि सबको बराबर मिल रहा है। अगर कम मिल रहा होगा तो वो जो अथॉरिटी है उनको बुला के बताते हैं वो लोग कि Okay, ऐसा okay. ऐसा ऐसा इधर पे इस खाने में ऐसी कुल दिक्कत मिला है। के ये कह सकते हैं कि ओवरऑल बहुत अच्छा है खाने में। हाँ, और वैसे खाने में स्पेशल में क्या रहता है? लंच वगैरह में तो चावल दाल हो गया, ये चिकन मिलती है उधर पे नॉन वेज वालों के लिए, और जो वेज वाले उनको पनीर वगैरह मिलती है, और चपाती वगैरह पर डे रहता है ये? हाँ, और दाल वगैरह में राजमा वगैरह हो गया, और एक सूखी सब्जी होगी, कद्दू वगैरह हो गया, ऐसा हाँ। भी मिलता है उधर पे, और करेला वगैरह हो गया। मतलब ओवरऑल खाने की बात की जाए तो हम अपने घर में ऐसा खाना नहीं कर सकते तैयार पर डे। खाना, हाँ, और जो स्पेशल डिनर होता है जो थर्सडे को होता था, जैसे हमारा ग्रैंड डिनर बोलते थे उसको, उसमें कस्टर्ड मिलता था आपको, पूड़ी मिलती थी उसमें, पनीर मिलती थी प्रॉपर उधर पे, चिकन होता था नॉन वेज वालों के लिए, और वेज वालों के लिए ये पनीर पनीर होता वगैरह हो था, जाता और अंडा करी वगैरह होता था ये सब। और फ्रूट, हाँ, लंच में फ्रूट्स भी मिलते हैं, और डिनर में भी अगर फ्रूट्स का कभी कभी होता है तो डिनर में ही मिलता है। और तो- बाकी रिफ्रेशमेंट वगैरह टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सुबह टी ब्रेक होता है, उसमें आपको समोसे या मट्ठी वगैरह होती है जो मिलते हैं, चाय मिलती है उसमें। ये पेरेंट्स का एक वो होता है कि पता नहीं हॉस्टल में कैसा खाना मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ का खाना अब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी पेरेंट्स सिविलियंस तो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना अच्छा खाना। चलिए हमारा एक क्वेश्चन और है कि रूटीन क्या रहता था, पढ़ाई कब करते थे, कैसे कैसे क्लासेस रहती थी, ये और बताइए। जो स्कूल का रूटीन है, जैसे नाम मिलिट्री स्कूल है, तो जो रूटीन है उधर का वो प्रॉपर मिलिट्री के हिसाब से बनाया गया उधर पे। हमको उधर पे 5 बजे उठाया जाता था, 5 बजे से फॉलन होता है, जो रोल कॉल टाइप का होता है वो हो जाता था उधर पे। 5 से 5:30 बजे हम लोग निकल जाते थे उधर से, फॉलन काउंटिंग के बाद कि सभी बच्चे आ गए, और उसके बाद 5:30 से लेकर हम 6 बजे पहुँच जाते थे ग्राउंड में। 6 बजे हमारी पीटी स्टार्ट होती थी, जो फिजिकल ट्रेनिंग थी, 6 से लेकर 7 तक चलती थी वो। 6:45 तक टाइम होता था, और 7 बजे तक हम लोग छूट के मतलब घर पे हाउस में आ जाते थे, अपने हाउस में आ जाते थे। फिर 7 से लेके 7:15 7:30 तक का टाइम है तैयार होने का। 7:30 पे वापस फॉलन होके 8 बजे तक का, 8:15 तक का ब्रेकफास्ट करने का टाइम होता था। 8:15 से 8:25 तक जो होता था असेंबली के लिए पहुंचने का टाइम होता था। 8:25 हमारी असेंबली होती थी, मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं इसको। वहाँ पे लेक्चरेट्स वगैरह होते हैं, क्लास को अलग अलग ड्यूटी दी जाती है। जैसे हमारे स्कूल में जो कोरस ग्रुप होता था, 6 वाले आते थे बच्चे, तो उनको एक्सपोजर मिले स्टेज पे चढ़ने का, तो उसके लिए होता था 6 बच्चे आते थे कोरस ग्रुप के लिए, जो कि पोयम वगैरह या नेशनल एंथम हो गया उसके लिए गाते थे वो लोग। 7th वाला एक पोयम बोलने आता था, और 9th वाला होता था उसकी भी पोयम होती थी या लेक्चर टाइप का होता था। और एक होते थे 11th या 12th वाले, उनकी एक्सटेम्पर स्पीच होती थी, मतलब उनको 3 मिनट पहले एक टॉपिक दिया जाता था और उनको 3 मिनट के अंदर सोच के उस टॉपिक पे बोलना होता था। तो ये जब असेंबली होती थी उस टाइम पे पक्का होता था ये सब। तो इससे क्या एक्सपोजर मिलता है बोलने का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, और अलग अलग क्लास को अलग अलग ड्यूटी दी गई है, और अलग अलग टाइम, जैसे आज के दिन किसी पर्टिकुलर कैडेट नंबर है उसको बुलाया जाएगा, तो अगले दिन उससे नेक्स्ट जो कैडेट नंबर था उसको बुलाया जाता था। तो ऐसे सबको मौका मिल जाता था स्टेज पे आने का, तो इससे को कॉन्फिडेंस में बढ़त होती थी, कॉन्फिडेंस और पब्लिक स्पीकर होने का, पब्लिक स्पीकिंग में बनने का फायदा improve मिलता होती थी। था। बाकी 8:45 तक असेंबली खत्म होने के बाद जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता था वो 8:45 पे स्टार्ट होता था, तो ये 45 मिनट चलता था, 9:30 पे इसका खत्म हो जाता था। तो ऐसे करके इस इंटरवल में, और बीच में एक टी ब्रेक आता था 11:25 पे, 20 मिनट का टी ब्रेक होता था, उसमें चाय और जो डिश होती थी या रिफ्रेशमेंट में कुछ मिलता था।
बाकी स्कूल का टाइमिंग 1:30 बजे तक का था। 1:30 बजे ख़त्म होने के बाद हम लोग लंच के लिए आते थे हाउस में, वापस अपने मेस में आते थे। 1:30 से लेके 2:30 बजे तक का जब तक का टाइम है, मतलब जिस हिसाब से भी लंच होता था हमारा। 2:30 के बाद 3 बजे से जो जूनियर्स के गेम्स पीरियड है वो स्टार्ट हो जाते थे। अगर जैसे लंच 2 बजे हो गया तो 2 से 3 उनको रेस्ट मिल जाता था। 3 बजे उनको ग्राउंड पहुंच के अपना गेम पीरियड खेलना था। जूनियर्स क्लास जो थी 6 से लेके 8 तक यानी कि, और बाकी जो सीनियर जो बैच होता था 9 से लेके 12 तक। 12th वाले तो थोड़ा गेम्स उनका कम हो जाता था क्योंकि वो उनका एग्जाम्स वगैरह आ रहे होते तो पढ़ाई पे उनको ज़्यादा ध्यान देने के लिए हुआ जाता था। तो 9 से लेके 11 तक गेम्स खेलने आते थे, जो कि सीनियर वाला टाइम था 4 से लेके 5 तक। बाकी उस टाइम तक वो रेस्ट करते थे और 5 बजे तक उनका गेम खत्म होने का 5 से 6 बजे तक फिर वापस से उनको फ्रेश होने का टाइम मिलता था। नहा लो, धो लो, फिर कपड़े धो लो, जो भी करना है। उसके बाद 6 बजे से लेके 7:30 तक सेल्फ स्टडी का टाइम है। जो हमने पढ़ा है सुबह से स्कूल टाइम पे उसको सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ो। और जो सेल्फ स्टडी चलती थी उस टाइम पे, वहाँ पे कुछ जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटीज़ लगती थी पर्टिकुलरली कि इस दिन ये टीचर जाएगा और देखेगा बच्चों को। और अगर जैसे किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है या पूछना है तो वो टीचर से पूछ सकता था, नहीं तो अपने जो सबसे बेस्ट चीज़ होती थी वो अपने सीनियर से पूछ सकता था। और अगर सीनियर से भी नहीं पहुँच पा रहा है, उनके पास पहुँचनी है उसकी, तो अपने जो क्लासमेट्स हैं ना उसमें भी गाइड करने के लिए रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा होते हैं पढ़ने में, तो वो कभी भी मना नहीं करते पूछने के लिए। अगर क्लासमेट से दिक्कत है तो सीनियर तो कभी मना नहीं करेगा आपको कुछ बताने के लिए पढ़ाई के उससे, क्योंकि उनको सीनियर्स का काम ही उधर पे जो जूनियर्स को गाइड करना है, सब अच्छे से उनको ड्यूटीज़ पता है। तो कुल मिला के ये है कि टीम लीडरशिप वहाँ पे क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन होती है उधर पे, जो कमरेडरी है। तो कपड़े क्या खुद से ही धोने पड़ते थे या कोई कपड़े हमें धोबी दिया जाता है। वैसे धोबी का कुछ चार्जेस वगैरह उधर पे वो पॉकेट मनी से कट जाता था, कोई बड़ा चार्जेस नहीं है, खास चार्जेस नहीं लगते उसके। जो धोबी है उनको दे सकते हैं, पर जो अंडरवियर होगी, सॉक्स हो गए, ये चीज़ें, जूते हो गए जो ज़्यादा गंदे हो गए, तो कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें ये तो खुद को धोनी पड़ती है, क्योंकि ये धोबी वगैरह नहीं धो सकते। अंडरवियर वगैरह ये सब राइट है। हाँ, ये खुद की। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, अभी जो रूटीन है उसके बाद 7:30 तक जो प्रेप होती थी हमारी, ये सेल्फ स्टडी बोलते हैं इसको, वो खत्म होने के बाद डिनर होता था 8:30 तक डिनर। उसका 8:30 से लेकर 9:30 तक टीवी का टाइम होता है। टीवी देखना है जिसको देख सकता है, जिसको रेस्ट करना है वो रेस्ट कर सकता है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है उस टाइम पे, मतलब फ्री टाइम है वो जो भी करना है। बाकी 9:30 से लेकर 10:30 तक जो होता है फिर सेल्फ स्टडी का टाइम होता है। 1 घंटा सेल्फ स्टडी दोबारा करो, जो भी पढ़ना है बच गया है तो वो अपना रिवाइज कर लो और बाकी डिस्कशन वगैरह कर लो। और कुछ डाउट क्लास में बच्चों की जो नंबरिंग रहती है क्या किस तरीके से, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद उन्हीं के हाथ में हैंड ओवर है, तो फिर परफॉर्मेंस कैसा रहता है? नंबरिंग जिस हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस। हाँ, क्लास परफॉर्मेंस जैसे एक क्लास में अलग अलग, हमारे जब हम लोग गए थे 60 लोग थे हम लोग, तो उस टाइम पे अलग अलग रेगुलर, हमारे उस टाइम पे सीसी पैटर्न था, तो एफएस होते थे, ये असिस्मेंट के एग्जामिनेशन होते थे, FA1 FA2 वगैरह करके। तो ये रेगुलर होते थे, 2 महीने के अंदर कोई एग्जाम वगैरह होता था, ऐसे जो जूनियर बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। और जो 12th वाले हैं, 11th-12th में जो जाते हैं, उनका तो जो तैयारी कर रहे हैं उनका तो हर संडे अगर तैयारी का टाइम चल रहा है तो एग्ज़ाम वगैरह चलता था। वरना एक टाइम हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था कि जो लास्ट का 1 मंथ बचा है उसमें हम लोग दिन में पढ़ते थे और शाम को, सुबह और शाम डेली एक एग्ज़ाम होता था हमारा, जो मॉक टेस्ट बोलते हैं इसको। तो उसको पूरा बराबर असेसमेंट भी होता था उसका, कितने मार्क्स किसके क्या है, तो ये चलता रहता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे सर्कुलम जो होता है, क्या CBSE सर्कुलम यूज होता है? हाँ, जो उधर का जो करिकुलम वगैरह उधर पे CBSE पैटर्न है पूरा फॉलो। बुक्स जो है उधर की वो पूरी CBSE वाली बुक्स हैं। हमारे जब 10th में थे हम लोग तो CC पैटर्न था उधर पे, जो 10th में जो CGP वाला सिस्टम था, अब तो खैर हट चुका है वो, तो परसेंटेज वाला आ गया। लेकिन बुक्स तो NCERT रहती है। हाँ, बुक्स जो बाहर वाले लोग हैं, सेम बुक्स जो CBSE की NCERT बुक्स हैं, सेम वही बुक्स फॉलो होती हैं। बस पढ़ाने का तरीका, टीचर्स और जो आसपास का एनवायरनमेंट क्वालिफाइड वो अलग है। जो टीचर्स की बात है, जो उनकी क्वालिफिकेशंस की बात, तो उनका भी एक ऑल इंडिया एग्जाम होता है, उससे सिलेक्ट होकर आते हैं वो कुछ लोग। और कुछ लोग जो ऐसे कमी है टीचर्स की, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आते हैं कुछ टीचर्स। बाकी टीचर्स तो उधर पे कोई दिक्कत नहीं होती आपको। वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पर हमें, मैंने जो समझा अभी तक आपसे बात करने के बाद, जैसे ओवरऑल बात की जाए तो फिजिकली तैयार हो सकता है बच्चा, मेंटली हो सकता है और मेडिकली तैयार, ये 3 फायदे हो गए। दूसरी बात, उसकी बॉडी का बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। इम्प्रूव ऑफ लीडरशिप जो अभी आपने बताई थी कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वगैरह होते रहते हैं जूनियर्स को आगे,
बढ़ने का मौका दिया जाता है। हर दिन 3 मिनट्स का हर किसी को स्पीच बोलना होता है, तो इससे लीडरशिप भी डेवलप हो रही है। प्लस आप सीनियर से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो ये भी हो रहा है। GDPI वगैरह हो रहा है, जिससे SSB वगैरह आने वाले फ्यूचर में IAS वगैरह के लिए जो हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वो सारी भी तैयारी हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे किसी को नीट IIT जाना है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो रहा है बच्चा, और सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, आपसे जो बात की है, तो ओवरऑल वो स्कूल गुड 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे सकता हूँ प्राइवेट स्कूल की अपेक्षा उस स्कूल को। तो हमें इसके लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, हर पेरेंट्स को करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को कहीं ना कहीं एक बार अगर पढ़ाते हैं तो RMS स्कूल में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और भी आपसे बात करना चाहूँगा कि हमें इसकी तैयारी के लिए अगर बात करें तो कैसे तैयारी करें कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचा पाएँ और अपने बच्चे को सक्सेस कर पाएँ। जैसे आपका NDA में मेडिकल फेल हो गया, मेडिकल में आपको निकाल दिया गया, लेकिन आप लाइफ से फेल नहीं हुए, आपने CPU निकाल दिया, उसका मेडिकल आपका फिट हो गया और आप जोड़ कर लोगे, यानी कि आप अपने जीवन में ऑफिसर बनना है तो बन गए। तो ऐसे ही हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो सपना देखना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक ऐसे फ्यूचर को दें जिससे हम निश्चिंत हो जाएं कि अब हमने बच्चे को भेज दिया है और अब हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे का फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसा कि आपने बोला सर, वहाँ पे सीनियर्स वगैरह गाइड करने के लिए होते हैं, टीचर्स भी होते हैं। तो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो उधर का वहाँ पे जब आप जाओगे उधर पे आपको अलग अलग जगह से अलग अलग लोग मिलते हैं। तो उनसे एक तो जब आप ग्रुप में रहते हो ना, तो बहुत सीखने को मिलता है। जो ग्रुप डायनामिक्स होती है, कैसे बात करना है, किससे क्या मिल रहा है, हाँ, अपने आप को अकेले एक ग्रुप में कैसे आपको मेंटेन करना, उधर पे कैसे आपको वहाँ पे अपने आप को। अगर किसी पेरेंट्स को इसमें एडमिशन कराना है RMS स्कूल में, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे बच्चा तैयारी करे और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कम समय में वो बच्चे को सिलेक्शन भी करा पाए और वहाँ पर भेज भी पाए? जी, इसमें ये आप अगर एडमिशन करवाना है तो इसका एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका। तो आपको उसमें अपियर होना पड़ेगा। उसके लिए आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कुछ सब्जेक्ट्स की, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग होगी, इसमें मैथ्स आती है और जनरल नॉलेज। तो इन जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी आप अगर आपको तैयारी करनी है तो कोई आसपास के एरिया की अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लें जो वहाँ पे डेडिकेटेड उसी के लिए हो। और वरना अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो घर से कर सकते हैं। अगर बुक्स वगैरह, अगर आपका बच्चा डिसिप्लिन है पहले से, तो वो घर पे भी कर सकता है। अगर आप उसको टाइम टू टाइम उसको देख पा रहे हो, गाइड कर पा रहे हो, कोई है तो। अगर नहीं है ऐसा है तो आप अपने आसपास के एरिया में कोई अच्छी सी कोचिंग ढूंढिए, उधर पे जाके एडमिशन करवाइए इसको, और टाइम टू टाइम उनसे फीडबैक लेते रहिए कैसे क्या प्रोग्रेशन वगैरह है। टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट वगैरह देते रहिए, तो इन सब चीज़ों से पक्का डेवलपमेंट होगी। और प्लस अगर और अच्छा करवाना है तो न्यूज़ वगैरह, वैसे छोटे बच्चों को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर छोटे से ही वो इंग्लिश वगैरह बोलना या इंग्लिश पढ़ना आता है, उसको बोलना आता हो, तो काफ़ी हेल्प करेगा ये आगे जाके भी। NDA वगैरह का एग्जाम भी देना है ऐसा आपको, तो आगे लाइफ में भी हेल्प करेगा। तो उस हिसाब से जो इंग्लिश की बुक्स हैं, कुछ नॉवेल्स वगैरह होती हैं, या जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, आर्टिकल्स हो गए, एसेस हो गए, थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह भी देखते रहना चाहिए, जैसे कि हाउ टू डेवलप इन अवर बिल्डअप ओवरऑल मेंटली एंड फिजिकली, है ना। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन और भी है, जैसे कि हम भी तैयारी कराते हैं, तो हमें कई सालों से तैयारी करा रहे हैं और कई बच्चे हमने RMS स्कूल में भेजे। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो हमसे नोट्स भी मंगा सकते हैं, हमारी खुद की बुक्स हैं, बहुत जल्दी आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पे भी मिल जाएगी। और आज हमने इसके थ्रू आपको बताना भी चाहा कि अगर आप बच्चे को घर बैठे भी तैयारी करा सकते हैं, हमारे यहाँ पे टेप भी डेवलप हो गए हैं, तो वो भी आप घर पे आप हमारा पूरा सिलेबस ले सकते हैं, जिसके माध्यम से नंबर वगैरह हमारा है ही। आप हमारे SCF ऑफिसर अकेडमी को सर्च करोगे तो नंबर वगैरह सब कुछ मिल ही जाता है आपको, है ना। तो आप हमसे भी तैयारी कर सकते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल घर पे मंगा कर, वीडियो डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें उसमें कम्प्लीटली दी है। और आप अपने बच्चे को ज़रूर, अगर आपके पास बच्चा है और आपका बच्चा ये करना चाहता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में देश की सेवा करनी है, देश के साथ खड़ा होना है और हमें अपने देश का हिस्सा बनना है, तो ये ज़रूर कराएं। अपने बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर होता है। और आज की वार्ता में हम सचिन जी से जो भी बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे सभी पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों के लिए सजग रहिए, सतर्क रहिए और अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि वो ही आपका फ्यूचर है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।